फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम आर्टिकल 39, 40 एवं 41 को पढ़ेंगे, जो कि मूलतः डीपीएसपी में आता है। इसमें जानेंगे कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं और साथ ही इसके सारे डिटेल आपको बताते चलूंगा। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। डीपीएसपी अनुच्छेद 39, 40 एवं 41, आर्टिकल 39, 40 एवं 41। देखिए, इसमें डीपीएसपी में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो हमने आपके सामने पहले लिख रखा है। भारत के संविधान में डीपीएसपी को 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। यही सबसे पहले पूछेगा, डीपीएसपी कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। यह भारत के संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, इतना याद रखिएगा। कहाँ पे है? तो भाग 4 में। कहाँ पे है? भाग 4 में। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। 36 में राज्य की परिभाषा है, 37, 38 हमने बताई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला जो इसमें पूछता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, परंतु शासन में मूलभूत है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है मतलब इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, लेकिन न्यायालय का ही फैसला है कि जब भी देश की शासन पद्धति कोई सिस्टम बनाएगी तो उसमें डीपीएसपी के अनुच्छेदों को जरूर ध्यान में रखेगी। अर्थात आप न्यायालय जा तो नहीं सकते हैं, परंतु शासन में मूलभूत है। और यही ऐसे ही पूछ भी लेगा, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन न्यायालय में तो बात योग्य नहीं है परंतु शासन में मूलभूत है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नहीं, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के जो तत्व है। अगला है 39। सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन 39 ही करता है। ये जो डीपीएसपी में होता है, लोग गड़बड़ाते हैं तरह तरह से, इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। 39 का जो हेडिंग है वह है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति। राज्य द्वारा, अब राज्य क्या? जो अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है या अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। संविधान जब पूरा पढ़िएगा ना तो साफ साफ लिखा होता है कि राज्य, स्टेट। तब स्टेट कौन? तो बगल में लिख देगा अनुच्छेद 12 के अनुसार। 12 के अनुसार राज्य कौन कौन है, तो हमने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो राज्य क्या क्या करेगा? पहला, पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का साधन देगा। यानी कि जब कोई राज्य या राज्य जो है वो जीविका का साधन उत्पन्न करेगी तो पुरुष एवं महिला में भेद नहीं करेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक शब्द लिखा हुआ है नागरिकों को, यानी कि ये जो सुविधा हम प्रदान करेंगे वो सिर्फ अपने नागरिकों को देंगे। जीविका वाला साधन सिर्फ नागरिकों को देंगे और पुरुष एवं स्त्री में उस पर कोई भेद नहीं करेंगे, यानी कि जीविका के साधन। दूसरा, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित सधे। अब इसको समझना होता है, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण किस प्रकार से हो। तो जैसे देखिएगा कि जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने कोयला का, बिजली का, माइनिंग के जितना सेक्टर थे सबको अधिग्रहित कर लिया। अब बोला कि नहीं, हम इसको अपने स्तर से चलाएंगे। तो ऐसा क्यों किया गया? कि वो भौतिक संसाधन थे और उनका नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सबका हित सधे। ऐसा नहीं है कि जहां कोयला पाया जा रहा है वो तो खूब अमीर हो जाए, जहां कोयला नहीं मिल रहा वो उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए भारत सरकार नियम बना रखा है कि जमीन के अंदर जो भी चीज मिलेगी वो सरकार की चीज होती है। जल, जंगल, जमीन सब पर सरकार का नियंत्रण है। इसलिए है ताकि कोई उसका बहुत दुरुपयोग न करे और जो बहुत नीडी लोग हैं उनके लिए वो चीज बहुत महंगी हो जाए। तो संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित, याद रखिए यहाँ व्यक्तिगत हित नहीं है, सामूहिक हित सर्वोत्तम सद है, होना भी यही चाहिए। अगला जो है, पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य समान वेतन। इसको ध्यान रखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39, जीविका के साधन, यही दोनों जो साथ पूछता है जी गड़बड़ा जाता है, हम भी शुरू में गड़बड़ाते थे, मतलब जब परीक्षा देते थे। तो जीविका के साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण जो सामूहिक हित सद है। अगला है धन का संकेंद्रण रुके। धन का संकेंद्रण रुके का मतलब, धन का एक नियम होता है बाबू कि जो धन जो है ना घूम टहल के एक ही जगह पहुंच जाता है, तो सरकार इस तरह से बैरियर लगाए कि धन एक जगह न पहुंच जाए, धन इस तरह से न बढ़े कि गरीब वाला गरीब हो जाए, अमीर वाला अमीर हो जाए। इसको केस से बोला जाता है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि अमीर अमीर होते चला जाए तो गरीब गरीब होते चला जाए। सरकार को ऐसे नियम, कायदा, कानून बनाने चाहिए कि धन जो है, वेल्थ जो है, उस सब जगह बचे और केक जैसा देश फूले। केक जैसा मतलब समझते हैं, केक जो फूलता है समग्र रूप से फूलता है, उसको समृद्धि बोला जाता है। तो समृद्धि ऐसी आए कि सब जगह पहुंचे। ऐसा नहीं है कि वो जब हम लोग पटना में शुरू रहते थे तो रोटी बनाते थे, तो ऐसा नहीं है कि रोटी वाला हाल हो जाए कि एक तरफ खूब पक जाए, एक तरफ जल ही जाए, ऐसा नहीं, केक जैसा होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि पुरुष एवं स्त्रियों
पुरुष स्त्रियों तथा बालकों के दुरुपयोग न हो। यहाँ पर तो समझिए 3 चीज है, पुरुष, स्त्री तथा बालकों, इसका दुरुपयोग क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई बालक, जब कोई महिला भूखी है या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है और आप ऐसा कोई काम उससे न कराएंगे जो एक नैतिक जीवन के लिए सही नहीं हो, जैसे वेश्यावृत्ति, बालकों की खरीद फरोख्त, ये सब आप नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से बेगारी करवाना या किसी भी व्यक्ति से वैसे नैतिक कार्य कराना जो सही नहीं है, तो ये सब रोकने के लिए सरकार को जो है आर्टिकल 39 में कहा गया है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि ये सब चीज रुक जाए। याद रखिएगा, रोकने के लिए। एक चीज और है, वो ज्यादा अब आजकल पूछता है, 39 का क या 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो आपसे पूछेगा 39 का ए कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। जब देश में न्याय व्यवस्था, देश आजाद हुआ, लोग न्यायालय में जाने लगे, तो पता लगा कि जो आगे वाला व्यक्ति है तो खूब महंगा वकील रख ले रहा है और जो गरीब को रख ही नहीं रहा है। तो सरकार ने बोला कि नहीं, ठीक है, हम उसको भी निःशुल्क कानूनी सहायता करेंगे। तो वहाँ जो सरकारी वकील साहब होते हैं उस सबको विधिक सहायता देते हैं। ये सरकार की ओर से निर्देशित है, किसी के व्यक्तिगत नहीं, ठीक है। तो 39 का क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब मुफ्त का, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। फिर से मैं बता दूं कि हमारे देश में डीपीएसपी जो है वो न्यायालय द्वारा बाध नहीं है और ये शासन के मूलभूत है, परंतु शासन के इच्छा तो नहीं, लेकिन मान सकते हैं कि उसके संसाधनों की उपलब्धता के आधार पे है। अब आप देखिए कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 90 के दशक में आकर के लागू हुआ, उसके पहले नहीं था। तो क्यों नहीं था? क्योंकि सिस्टम को लग रहा था कि अच्छा ठीक है, करते हैं, बाद में पूरी तरह अमेंडमेंट लाया गया और लागू कर दिया गया। इसके अलावा पंचायती व्यवस्था जो है वो राज्य का मामला, तो देखिएगा पंचायती व्यवस्था में ही हर एक राज्यों में विभिन्नता मिल जाएगी आपको, कहीं द्विस्तरीय है, कहीं त्रिस्तरीय है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये अलग अलग चीज होते हैं और अलग अलग इसलिए है कि वो स्टेट के अंदर में आते हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन होगा और ये जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में साफ साफ लिखा है और ये गांधी के भाव से प्रेरित है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा तो आजकल यही पूछता है कि उनमें से कौन गांधी भाव से प्रेरित नहीं है। और ये जो है वो लोक कल्याणकारी भाव से प्रेरित है। 39 लोक कल्याण वाला मामला है ना। हाँ, अगला जो देखिए, अगला कहता है 41, कुछ मामलों में काम, शिक्षा एवं अधिकार, कुछ मामलों में काम एवं शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। अब इसको समझ लीजिए। देखिए 39 हमने बता दिया, पुरुष स्त्री जीविका के साधन, अब पुरुष स्त्री समान काम समान वेतन, पुरुष स्त्री बालक के दुरुपयोग, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण, अध्ययन का संकेंद्रण, यानी कि पुरुष महिला बच्चा और धन। पुरुष महिला बच्चा और धन वाला मामला आ जाए तो समझिए 39 वाला मामला, ठीक है। हालांकि मैं फिर से बोल दूं, मैं बार बार सबको बोलता हूँ, डिटेल में पढ़ लीजिए हम लोग देश से, लेकिन नोट्स खुद से बनाइए बैठ करके, ठीक है। ऐसे पढ़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं, वहां मैं इसी तरह से चीजों को लिखता हूं, लेकिन खैर वो आपकी इच्छा के ऊपर है। चलिए अगला है 41, कुछ मामलों में काम एवं शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। संविधान में साफ निर्देशित है कि देखिए ऐसा है कि आपको काम देना होगा, यदि आपके पास संसाधन उपलब्ध है तो शिक्षा दीजिए और साथ ही सहायता भी कीजिए, सार्वजनिक सहायता। आपसे सवाल पूछेगा मनरेगा किस अनुच्छेद से प्रेरित है? किस कोई स्टेट बुजुर्गों को सहायता दे रही है, जैसे वृद्धा पेंशन दे रही है, पहले विधवा पेंशन मिलता था, अभी का पता नहीं, मिलता ही है। हाँ, विधवा पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन मिलती है, दिव्यांग जनों को सहायता दी जाती है। याद रखिए ये सब सहायता जो है सार्वजनिक सहायता है। सार्वजनिक मतलब सबको, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसको दिए जाएंगे किसको नहीं दिए जाएंगे, बाद में अलग बांटना पड़े, लेकिन ये सार्वजनिक सहायता है। तो ये सब जो चलता है, जैसे मनरेगा चलेगा, शिक्षा का अधिकार जो बाद में हमारे उसको मौलिक अधिकार में बना दिया गया। इसके अलावा सार्वजनिक सहायता, जैसे बुजुर्गों को सहायता, महिलाओं को सहायता, प्रसूतियों को सहायता, बच्चों के लिए पोषक युक्त भोजन जो चलते हैं, ये सब जो है आर्टिकल 41 से ही प्रेरित है। मिड डे मील सुने है ना,
हाँ, इसके अलावा बच्चों के पोषण के लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे उनको पोषक तत्वों से भरपूर चॉकलेट दिया जाता है, दूध दिया जाता है, प्रसूतियों को सहायता दी जाएगी। प्रसूति मतलब जो महिलाएं बच्चे जनने वाली हैं, जो महिलाएं बच्चे जनती हैं, उनको विशेष सहायता दी जाती है, कुछ राशियां दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और बच्चा भी सुरक्षित रह सके। तो ये सब जो चीजें आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? 41 में। कुछ मामलों में, कहाँ नहीं, कुछ मामलों में काम एवं शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। काम यानी कि मनरेगा, शिक्षा मतलब बालकों को शिक्षा दी जाएगी, और हाँ, बालकों को शिक्षा जो दी जाएगी उनके स्थानीय भाषा में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज वो चीज, अब कहे कि श्रीमान स्थानीय भाषा में शिक्षा देना है तो हम बिहार वाला है तो तमिलनाडु में जाके हमको हिंदी में पढ़ाएगा, तो नहीं भैया, डीपीएसपी में है, पहले ही हम बोल दिए क्लेम आप नहीं कर सकते। हाँ, उसके पास संसाधन मौजूद होंगे तो करा सकता है, नहीं है तो जो उसके पास विधि विधान व्यवस्था है उसी के अनुसार आपको पढ़ाई जाएगी। और ये सब चीजें मतलब भाषा वाला चीज, यहाँ जाएंगे तो वो होगा, वहां जाएंगे तो हो जाएगा, ये सब एक प्रोपेगेंडा होता है जो ज्यादा कुछ इसको तवज्जो नहीं दी जाती है। हम लोग भी बच्चा में, जब मेरा जो मूल घर था वो मगध में पड़ता था, और जब हम क्या बोलते हैं अपने ननिहाल जाते थे तो वो मिथिला क्षेत्र में पड़ता था, तो वहाँ सब मैथिली बोलता था, तब कोई मेरे लिए मगही थोड़ी पढ़ने लगेगा। अब हम मैथिली नहीं आता था, हम मगही बोलते थे। अब हम नहीं, मतलब हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो क्या भाषा की समस्या थी? नहीं, और लोग खुश होते थे, उधर वाले भी खुश होते थे, इधर वाले भी खुश होते थे। तो ये सब प्रोपेगेंडा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राजनीति चलाना है ना, तो आर्टिकल 1 क्या बोले? कुछ मामलों में काम एवं शिक्षा का अधिकार। कुछ मामलों में काम एवं शिक्षा, काम यानी कि मनरेगा जैसे प्रोग्राम, शिक्षा यानी कि बच्चों को शिक्षा देना है, और शिक्षा देना भी है तो उसके लोकल भाषा में देना है, तथा सार्वजनिक सहायता। सार्वजनिक सहायता मतलब कि किसी भी व्यक्ति को आपको सहायता देना हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ आर्टिकल 39, 40 एवं 41 आते हैं। हमने आपको 39 बताया, 40 बताया, 41 बताया। 40 जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, बाबा साहब इसके बहुत विरोधी थे, लेकिन खैर डेमोक्रेसी में ग्रास रूट डेमोक्रेसी बहुत जरूरी होती है, और ये हमें आज बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने गांव में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं? एक अदना सा आदमी, एकदम अदना सा आदमी जो छोटे स्तर पे अपनी जीविका चला रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री को चैलेंज करता है कि आने दो चुनाव, इसको अभी बताते हैं। यही असली डेमोक्रेसी है, यही असली लोकतंत्र है, ठीक है। तो ये कैसे आया? हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे नीति निर्धारक लोगों ने, और हमारे उन बुद्धिजीवियों ने जो देश के लिए काम कर रहे थे, इन सारी चीजों को, संविधान से सब सारी चीजों को खोज खोज के ग्रासरूट तक पहुंचा दिया। तो ये था आज का हमारा स्पेशल वीडियो, जो कि आर्टिकल 39, 40 और 41 से संबंधित था। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, और हाँ, इसको नोट्स के रूप में पढ़ने के लिए, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, इसमें PYQ क्या है, उन सबको जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं, और सारी चीजें हमारे यहाँ फ्री है। तब तक के लिए